रशिया इंडिया रेल वाला सीन अब प्योर यूरेशिया का नया चेस बोर्ड बन गया है। खुसुलीन ने क्लियरली बोला है कि बॉस्फोरस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के रिस्क इतने बढ़ गए हैं कि अब सीधा लैंड रूट सोचना पड़ेगा रशिया से इंडिया डायरेक्ट। ट्रेन मॉस्को से निकलेगी, कजाकिस्तान टर्कमेनिस्तान से गुजरती हुई ईरान क्रॉस करेगी, अफ़गानिस्तान के थ्रू आएगी, फिर पाकिस्तान में एंटर होगी और फाइनली इंडियन ओशन के पास पहुंच के इंडिया तक गुड्स ले आएगी। सिंपल लगता है ना? लेकिन रियलिटी में ये एकदम कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स वाला गेम है। अभी ये न्यूज़ है और हाँ, सोच होगी तो एक्शन भी होगा, बट ऐसी बड़ी चीज़ों होने में टाइम लगता है और काफ़ी टाइम लगता है। पर जो भी है, इस न्यूज़ के बाद पाकिस्तान में लग गई है मिर्ची और इनका मीडिया कह रहा है कि ये क्या होने वाला है। आओ देखते हैं आगे वीडियो में। बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात। पूरी दुनिया इस वक्त भारत और रूस की यारी से हैरान है। रूस से सीधे भारत तक एक ऐसी डायरेक्ट रेल लाइन का ऐलान जो अमेरिका के हर प्रतिबंध को कचरे के डिब्बे में डाल देगी। इन्होंने बोला है कि रूस से लेकर इंडियन ओशन तक एक रेलवे लाइन होनी चाहिए। क्या रशिया ये कर पाएगा? रशिया की कैपेसिटी देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के दिफाई मुबस्सिरीन कहते हैं। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मरात ने कहा है कि मॉस्को को इंडियन ओशन तक रेल कनेक्टिविटी जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और जो इस तरह के मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं उन पर जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया इज अ बिग प्लेयर, इंडिया हैज अ बिग इकोनॉमी, इंडिया हैज अ बिग मार्केट, इंडिया has the capability। रिलेशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा भी तो इंडिया को पता है कि अमेरिका को कहां से पकड़ना है, तो वो पकड़ लेते हैं। सऊदी अरब और यमन के हौसियों के दरमियान भी सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। If India wants access, so they will have that. So India के लिए it's a major strategic development। उन्होंने पॉसिबल राउट्स में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इन सब का जिक्र किया और कहा कि इंडिया तक पहुंच देने वाले जो कई सारे कोई भी ऑप्शन जो है वो कंसीडर किए जा सकते। मुझे तो लग रहा है कि अमेरिकन सारी बातें बड़े नाराज होंगे इससे, लेकिन अभी तो यूरोप भी नाराज होगा। हाँ, यूरोप भी नाराज होगा। सवाल ये है कि मॉस्को को अचानक इंडियन ओशन का लैंड राउट की जो जरूरत है वो क्यों महसूस हो रही है? क्या ये सिर्फ एक ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है या फिर ये कहें कि रशिया यूक्रेन वॉर, सैंक्शन और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने देखा है कि जो कुछ चल रहा है, ब्लॉकेज हुए हैं जिसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना असर आया है, उस रिस्क के बीच में अपनी जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है उसका ऑल्टरनेटिव आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट करना चाहता है। तो अब ये कहा जाए कि क्या रशिया इंडिया जो रेल कॉरिडोर है ये यूरेशिया का एक बड़ा बिग ट्रेड राउट बन सकता है। प्रपोजल्स फोकस्ड ऑन फ्रेट लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। तो ये कह रहे हैं कि साहब फ्रेट लॉजिस्टिक्स हैं, यानी कि सामान कैसे जाएगा, उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे है, उसके बारे में हमें एक ऑल्टरनेट निकालना है। राइट, यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कि आज इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है और ये अगर हो जाता है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रेड के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज है, अमेरिकन शिपिंग कंपनीज है, अमेरिकन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जो मैरीटाइम ट्रेड को हैंडल करता है, उन सबको फर्क पड़ने वाला है अगर ये हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स समिट होने वाली है अगले महीने भारत के अंदर, जिसमें सारे ब्रिक्स नेशन आने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, उसके अंदर जी जिनपिंग आ रहे हैं, पजेश्किन आ रहे हैं, और ये हो भी सकता है क्योंकि आप ये देखिए कि ब्रिक्स नेशंस जो हैं अपने आप को डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं, वो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अमेरिकन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिका के जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करता है, अमेरिका तब छोड़ता नहीं है उस कंट्री को। एक तरह से डायरेक्ट वॉर है अगेंस्ट द अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सर्वाइवल। क्योंकि आज अमेरिका सर्वाइव कर रहा है डॉलर के हिसाब से, वो डॉलर छाप के पूरे विश्व में एक तरह से भर रहा है। इसी की वजह से आप देखिए कि ये सब जो प्रपोजल है रशिया ने एक तरह से पुट फॉरवर्ड किया है,
क्योंकि इसके अंदर ईरान को भी इस पाइपलाइन के अंदर जोड़ा जाएगा। तो ईरान और रशिया आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ गैस एंड ऑयल। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बाकी कंट्रीज आर लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑल्सो। और और जब भी आप देखिए कि ऐसा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तब इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसको सपोर्ट करेगा चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, सब सपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि सबको चीप एनर्जी मिल जाएगी। पहले INSTC प्रोजेक्ट देख लो, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। 2000 से चल रहा है ये प्रोजेक्ट। 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल कॉरिडोर, रेल, रोड, सी सब मिक्स है। रशिया से अस्त्राखन, कैस्पियन क्रॉस करके ईरान, फिर बंदर अब्बास या चाबाहर से शिप से मुंबई। टाइम हाफ हो जाता है ट्रेडिशनल स्वेज हॉर्मस रूट से। 2024 में रशिया ने 2 कोल के ट्रेन लोड्स भी भेजे थे इसी रास्ते से। अब हॉर्मस के डिस्ट्रप्शंस के बाद, स्पेशली 2026 के इवेंट्स के बाद, प्योर ओवरलैंड सोच रहे हैं। रहा अस्तारा रेलवे, जो प्रॉमिसिंग लिंक था, उस पे भी काम चल रहा है। अगर पूरी रेल बन जाए तो कंटेनर्स ट्रांसफर कम होंगे, टाइम और कम लगेगा और कॉस्ट भी कम होगी। अब आता है पाकिस्तान वाला पार्ट। रूट में पाकिस्तान का नाम तो है ही, उनका इन्वॉल्वमेंट भी होगा। इमेजिन करो अफगानिस्तान से ट्रेन निकल के पाकिस्तान के रेलवेज में एंटर करेगी। उनके ट्रैक्स का हाल, कुछ जगह पे ब्रिटिश एरा रेल्स अभी भी चल रहे हैं। मेंटेनेंस का बजट पॉलिटिकल ड्रामा में ख़त्म हो जाता है। CPEC के अंडर चाइना ने कुछ लाइंस बनाई हैं, लेकिन सिक्योरिटी इश्यूज, बलौच एरियाज, ट्रेन अटैक्स, हिस्ट्री देख लो। और सबसे बड़ी बात, इंडिया पाकिस्तान टेंशन, कभी भी कोई बॉर्डर इशू हो सकता है। वाटर डिस्प्यूट तो चल ही रहा है, या इंटरनल पॉलिटिक्स का ड्रामा शुरू हो जाए तो कंटेनर स्टक, डिलेज, इंश्योरेंस कॉस्ट स्काई रॉकेट कर जाएंगी। रशिया बोल रहा है एनी ऑप्शंस एक्सेप्टेबल, मतलब अगर पाकिस्तान वाले अपना यूजुअल हमारे इंटरेस्ट पहले वाला एटीट्यूड दिखाए तो ऑल्टरनेटिव सोच लेंगे। क्लासिक पाकिस्तान डिप्लोमेसी, बीच में बैठ के लीवरेज क्रिएट करना, जबकि खुद की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल पता है सबको कि क्या हाल है। यहां पे कहते हैं प्रपोजल बिल्ड्स ऑन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर व्हिच लिंक्स रशिया विद इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया एंड ईरान। अब ये देखिए साहब, ये जो है इसमें 2 किस्म की लाइनें हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। दिस इज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है जी। ये सेंट पीटर्सबर्ग है। अगर सेंट पीटर्सबर्ग के थोड़ा सा आप वेस्ट चले जाएंगे तो दिस इज नॉर्दर्न यूरोप, और यहां पे नॉर्वे और फिनलैंड और आइसलैंड और ये सब, ये पूरा तीमझाम यहां पे है। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को से यहां पे ये देखिए साहब, ये आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। ये अस्त्राखान, बाकू, ठीक है, तेहरान, ये तेहरान पे आया यहां पे, ठीक है ना। और ये जो इलाका है दोस्तों, अगर आप इस लाइन को देखेंगे, ये वाली लाइन को, तो ये जो व्हाइट वाला इलाका है ये समुद्र का इलाका है। आप पहले ऐसा समझिए, ये जो इलाका है ये बीच वाला, राइट, ये समुद्र का इलाका, ये कैस्पियन सी है। ये वही जगह है जहां पे यूक्रेन ने ईरानियन जहाज के ऊपर हमला किया था। ऑलराइट, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसको देखिए। और अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ये जो ये बन रहा है, ये लैंड वाला रूट है, यानी कि यहां से आएगा, फिर ये दिखाया जा रहा है कि यहां से बंदर अब्बास है। बंदर अब्बास उसी कोस्ट लाइन में जहां पे चाबाहर है, यू आर अवेयर ऑफ चाबाहर, जो इंडिया पोर्ट बना रहा है वहां पे, और ये बंदर अब्बास है, यहां से आता है बंदर अब्बास, और ये डायरेक्टली यहां से समुद्र के रास्ते होते हुए मुंबई, ठीक है जी। समुद्र के रास्ते होते हुए ये मुंबई चला आता है, यानी कि आपने बीच में पाकिस्तान है, आपने पाकिस्तान को सर्कमवेंट कर दिया, पाकिस्तान को आपने बीच में से गायब कर दिया, और ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इसमें यह है कि साहब, थोड़ा सा अगर आप इधर देखेंगे आपको पता लगेगा, मुंबई टू शाहिद बेहस्ती पोर्ट, चाबाहर बाय सी रोड, यह है बंदर अंजाली टू अस्त्राखान। अब ये उल्टा बता रहा है रूट, और अस्त्राखान टू अदर रीजन्स ऑफ द रशियन फेडरेशन, ऊपर टुवर्ड्स नॉर्थ रशियन फेडरेशन। फिर आप अस्त्राखान से आप पहुंच गए, आप मॉस्को चले गए, सेंट पीटर्सबर्ग चले गए, सेंट पीटर्सबर्ग चले गए, यू आर टचिंग नॉर्दर्न यूरोप, आप पहुंच गए नॉर्दर्न यूरोप लगभग, राइट। और यहां पे
रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद बॉस्फोरस एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हम बात समझा चुके हैं। फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड लिंक्स रशिया विद इंडिया थ्रू ईरान। ये रशिया का पुराना प्लान था, ये एक्टिवेट भी हुआ है और उसी के ऊपर बिल्डअप करने की इनकी ख्वाहिश है कि यार ना हमें बॉस्फोरस में दिक्कत हो, ना भाई हमें हॉर्मुज में दिक्कत हो, क्योंकि वहां पे सिर्फ सिंगल प्लेयर्स नहीं है। ईरान आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, जैसा मैंने आपको समझाया। ईरान जो है वो चाइना को पूरा सपोर्ट कर रहा है और चाइना जो है वो ईरान को पूरा सपोर्ट कर रहा है। मजाल है किसी चाइनीज शिप के ऊपर अटैक हो गया हो, अगर गलती से रॉकेट फायर हो गया अलग चीज है। जानबूझ के IRGC ना ईरान चाइनीज शिप के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कस्टमर है एंड ओनली कस्टमर है। आप बाकी 10% हियर एंड देयर डज नॉट मैटर, 90% तो चाइना खरीद रहा है। जब चाइना खरीद रहा है, वो चाइना के ऊपर हमला क्यों करेंगे? चाइना के ऊपर हमला नहीं करेंगे और अपना तेल बेचने के लिए इच्छुक हैं, और चाइना भी तेल खरीदने के लिए इच्छुक है और सब इच्छुक हैं, फिर भी तेल नहीं जा रहा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तेल जा ही नहीं रहा क्योंकि वहां पे टेंशन इतना है, स्ट्रेस इतना है, कुछ नहीं पता कभी अमेरिकन फायर कर दें, कोई थर्ड पार्टी वहां पे कुछ कर दे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वहां पे सारा मामला ठप है, इसलिए इन्होंने बोला है कि एक ऑल्टरनेट निकाला जाए बेहतरीन सा। दिल्ली से मॉस्को तक का सफर ट्रेन से चौंकना शायद लाजमी है, लेकिन अगर सब ठीक रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये सफर हकीकत पर आपको होता हुआ नजर आएगा। रूस ने भारत के सामने डायरेक्ट रेल लिंक का प्रस्ताव रखा। इसमें रूस से भारत तक ट्रेन चलाने की बात कही गई। रशिया खुद बोल रहा है कि हम रेलवे लाइन बनाना चाहते हैं मॉस्को से न्यू दिल्ली तक और इसको कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा शॉक वेव है जो मेरे लिए शॉक वेव नहीं है, आप जो मुझे रेगुलरली सुन रहे हैं आपके लिए भी नहीं होगा। लेकिन वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद, ये सारे दिमाग खराब हो रहा है कि मॉस्को ने बोल कैसे दिया, क्योंकि जो उनका प्रधानमंत्री है, डेप्यूटी प्रधानमंत्री मरात रशिया का, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है अभी कि मॉस्को एक्सप्लोर कर रहा है एक डायरेक्ट ओवरलैंड रेलवे लाइन। इंडिया ने तकरीबन मेरे ख्याल है 40-50 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इस हवाले से रशिया क्या समझता है? इंडिया एक बड़ी मार्केट है। इंडिया का रुख तो सारा वेस्ट की तरफ है, इंडिया का रुख लार्जली कोई रशिया की तरफ नहीं है। इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि यूरोपियंस तो बड़े तपे हुए हैं इंडिया के ऊपर कि जनाब असल में तो बेल आउट करने वाला ही इंडिया है रशिया। बोलने में तो मैं भी बोल सकता हूं कि 32 कंट्री आपको बायकॉट करने वाले हैं, 40 कंट्री आपको बायकॉट करने वाले, ये सारी बातें कहने की होती, ये अट्रैक्शन होती है। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूं, आपके यहां से वो जो अनाउंसमेंट हुई है वो सिर्फ हो रही है कि इजिप्ट में बी द 4th कंट्री टू ज्वाइन, बट आती है बात सच्चाई को सच्चाई की तरह देखने के लिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल, अगर ये जो ट्रेन है वो अगर पाकिस्तान के बीच में से होकर निकल ही नहीं सकती तो रशिया प्रपोज क्यों कर रहा है? और रशिया बिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीस भारत के रेलवे और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगा क्यों रहा है? क्योंकि उसका रीजन है कुछ वेट कर रहा है आपकी बॉर्डर के ऊपर। सेंट्रल क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल, अगर ये जो ट्रेन है वो अगर पाकिस्तान के बीच में से होकर निकल ही नहीं सकती तो रशिया प्रपोज क्यों कर रहा है? और रशिया बिलियंस और बिलियंस ऑफ रुपीस भारत के रेलवे और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगा क्यों रहा है? क्योंकि उसका रीजन है कुछ वेट कर रहा है आपकी बॉर्डर के ऊपर सेंट्रल एशिया में। अब सेंट्रल एशिया की बात करते हैं। अगर आप क्लोजली सेंट्रल एशिया को देखें तो उसका जो हाई लेवल डिप्लोमेटिक मूव्स हैं वो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं उज्बेकिस्तान के साथ। मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि उज्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत में है और उन्होंने इनवाइट किया है मोदी जी को कि आप उज्बेकिस्तान में आइए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप ताशकंद में बैठकर आप साइन कीजिए, जहां पर मेगा डील्स शुरू होंगी उज्बेकिस्तान के साथ। क्या ले रहे हैं? नेचुरल गैस, यूरेनियम। कहां से? उज्बेकिस्तान से और तजाकिस्तान से। दोस्तों, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे आपके लिए रेड कारपेट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने भी बात करी है कि हम रेलवे लाइन के थ्रू आपके पास यूरेनियम एंड गैस आपको भेजने को तैयार है। 8 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल रिजर्व्स हैं उनके पास और उनके पास बेचने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है। उनके पास कोई सी का एक्सेस नहीं है। अगर उनको सामान भारत को बेचना है, उन्हें रेलवे लाइन के थ्रू या गैस पाइपलाइन के थ्रू ही इसको बेचना पड़ेगा और उससे आप जो कतर के ऊपर आप रिलाई करते हैं LNG के लिए, आपका जो डिपेंडेंसी है कतर के ऊपर वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कतर वो कंट्री है जो दुनिया भर में जिहादी क्रिएट करने के लिए और जिहादियों को सपोर्ट करने के लिए पैसा लगाता है। पैसे हम देते हैं गैस खरीदने के लिए और उस पैसे को हमारे ही खिलाफ कतर यूज करता है। इसको बाईपास करने का तरीका एक ही है कि आप सेंट्रल एशिया में
वहां पे जाकर कॉन्टैक्ट करें, जो ऑलरेडी काम शुरू हो गया। तो मोदी जी ऑलरेडी पूरे चेस बोर्ड को फ्लिप कर चुके हैं। भारत रेडी है, हमने रेडीली एक काम और भी किया, रेडी भी हैं और कुछ काम भी कर रहे हैं। हमने मेन जो एक हाई प्रेशर की गैस पाइपलाइन होती है उसे जम्मू एंड कश्मीर तक हमने ऑलरेडी कश्मीर तक पहुंचा दिया है। रेलवे लाइन हमारी ऑलरेडी कश्मीर तक पहुंच चुकी है। उसके बाद पर थोड़े से किलोमीटर और छलांग लगानी है, आप सेंट्रल एशिया को अपने साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। रेलवे लाइन भी और गैस पाइपलाइन भी सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर है। बस उसके बीच में एक ही काम आता है, क्या आता है? पीओके। जिस दिन आपने वो ले लिया, आपका गैस पाइपलाइन और रेलवे लाइन ये सारी सेंट्रल एशिया तक वो जुड़ सकती है, और सेंट्रल एशिया से यूरेनियम और गैस आपके पास रशिया तक ट्रेन, और जो तुर्कमेनिस्तान की जो गैस है, कजाकिस्तान का ऑयल है, रशिया का डिफेंस का जो पूरा नेटवर्क है वो पूरा भारत के मेनलैंड के साथ वो जुड़ सकता है। बीच में बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है पीओके की। और ये सारे कंट्रीज अब मिलकर आपको बोल रहे हैं, प्लीज हमें आपका ट्रेड रूट खुलने के लिए जो भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए, क्या ये जो एनर्जी, ये रेलवे लाइन, क्या ये चाइना के थ्रू कभी पास होके आ सकती है? आंसर है नहीं। क्या ये कभी भी हॉस्टाइल पाकिस्तान के अंदर से निकल के आ सकती है? नेवर। तो एक ही फिजिकल, जियोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लैंड ब्रिज जो भारत को उनके साथ जोड़ सकता है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर, जो उनके कब्जे में है। जब तक आप वो नहीं लेते तब तक आप ये कनेक्ट नहीं कर सकते। फिर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी सॉलिड कोलैबोरेशन चाहिए इन चीज़ों के लिए। ट्रांसमैश होल्डिंग ऑलरेडी वंदे भारत स्लीपर कोचेस बनाती है इंडिया में। ट्रांसमैश होल्डिंग एक रशियन लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ऑलरेडी 1920 लगभग 1920 कोचेस का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन है इंडिया का। डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स के लिए एडीजी इंजीनियरिंग और रशियन टीवीईएमए का 1100 करोड़ का डील हो गया है। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मेक इन इंडिया के अंडर 51% लोकल कंटेंट, सिग्नलिंग, हाई एक्सल लोड वैगन्स, टनलिंग टेक सब डिस्कस हो रहा है वर्किंग ग्रुप्स में। रशिया को अपने डोमेस्टिक नीड्स के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है क्योंकि उनके पास डिमांड है और इंडिया का कॉस्ट इफेक्टिव इकोसिस्टम ये प्योर पार्टनरशिप को और डीप बना रहा है। लेकिन वापस रूट पे आते हैं, अगर ये ओवरलैंड कॉरिडोर बनता है तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा बूस्ट है। इंडिया ऑलरेडी रशियन ऑयल का सेकंड लार्जेस्ट बायर है। कभी कभी 50% से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हम रशिया से ऑयल इंडिया। सी रिस्क से बचने के लिए लैंड ऑप्शन गोल्ड जैसा है। चाइना भी इंटरेस्टेड हो सकता है क्योंकि सीपेक से कनेक्ट हो सकता है। यूरेशियन कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान के थ्रू जाने वाला रास्ता पॉलिटिकल लैंडमाइन है। उनके लीडर स्पीचेस में स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवर करने में लगता है उनका फोकस सिर्फ ड्रामा पे होता है। अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी है नहीं, पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी है नहीं, तो प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस हाई हैं। ओवरऑल सीन है कि ये है कि रशिया अब ईस्ट पे फोकस कर रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड एक्सपेंड करना चाहता है, टैरिफ्स और सैंक्शंस के बीच अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है रशिया। विजन 2030 वर्किंग ग्रुप्स, मैरीटाइम MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्टिक ट्रेनिंग सब पैरेलल चल रहा है। ये रेल आइडिया अभी प्रपोजल स्टेज पे है, कोई फिजिबिलिटी स्टडी पब्लिक नहीं हुई है, फंडिंग क्लियर नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। का तेल खरीदता है, इस हवाले से रशिया क्या समझता है? इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इंडिया का रुख तो सारा वेस्ट की तरफ है, इंडिया का रुख लार्जली को रशिया की तरफ नहीं है। इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि यूरोपियंस तो बड़े तपे हुए हैं इंडिया के ऊपर कि जनाब असल में तो बेल आउट करने वाला ही इंडिया है रशिया को, जो ये इतने बड़े पैमाने पे तेल खरीदा। इसमें क्या कहेंगे? इंडियंस के बारे में रशियंस क्या सोचते हैं? और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, और पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली बढ़ी है, पहले तो इतनी बड़ी तादाद में ट्रेड नहीं थी ये, इस पे उनका क्या व्यू है?
देखिए इंडिया जो है ये प्राइमकोव से ऑनवर्ड उनकी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्रोसेस के अंदर मौजूद है। वो चाइना को और इंडिया को काउंटर वेट टुवर्ड्स वेस्ट वो देखते हैं। तो इंडिया की वो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस मौजूद है डेफिनेटली। फिर उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, ट्रेड जैसे आपने जिक्र किया कि जो यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई तो अब इंडिया ने उसका बेनिफिट, मैं समझता हूँ कि यूक्रेन वॉर का अगर किसी ने बेनिफिट लिया है तो वो इंडिया ने लिया है। क्योंकि जो प्राइस कैप आई थी 60 बिलियन की लिमिट एक जो है वो $60 पर बैरल, चीप ऑयल प्राइस रशिया से खरीदा, वेस्ट को बेचा। ठीक है, ऐसे ही। और मैं समझता हूँ कि इंडिया ने इस सारी सिचुएशन को जो है वो कैश किया। इंडियंस मौजूद हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में रशिया के अंदर, कहीं देखने को आया पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है वहाँ पे। हाँ, एक रीजनेबल डायस्पोरा है वहाँ पे। हर सतह के ऊपर मैं समझता हूँ कि इंडियन की प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है। मैं उनकी गलियों में, उनके बाज़ारों में मैं घूमा और कुछ होलसेल की मार्केट्स थी जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें लेके वहाँ बैठे हुए हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो इंडियंस के पास हैं रशिया मॉस्को के अंदर। दूसरे रीजन्स के अंदर भी जो है वो काफ़ी एक्टिव है। तो इंडिया के साथ जो उनका जो ताल्लुक है वो कोल्ड वॉर